तो तुम्हारा बजर के 20th पार्ट में स्वागत है। और अभी हम एक्लिप्स के बीच में हैं और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 79 से 88 तक, यानी कि 10 चैप्टर्स। तो आराम से बैठिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है और इसके बाद से बजर की स्टोरी पूरी तरह से बदल जाएगी, इसीलिए ध्यान से सुनना। और अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे 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 द एक्लिप्स पार्ट 2। तो चलो रीकैप करते हैं। तो एक्लिप्स के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि गिरफिथ के खून से उसका बीलिथ एक्टिवेट हो जाता है, जो कि एक दूसरा डायमेंशन खोल देता है जिसे वो सब अनजान थे। फिर वहाँ चारों गॉड हैंड्स की एंट्री होती है जो गिरफिथ को चॉइस देते हैं उनमें से एक बनकर अपना सपना पूरा करने का, और उनकी बातों में आकर गिरफिथ अपने हजारों हॉक्स को सैक्रिफाइस कर देता है और अब वो हजारों डीमंस उन पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और अब आगे चैप्टर 79 द फीस्ट। इस चैप्टर के नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। अब वो सारे डीमंस आकर सारे हॉक्स पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह फाड़ कर खाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सब एक जहन्नुम में फंस गए हैं। वो अपनी मौत से भाग भी नहीं पा रहे थे। कैस्का अपने आदमियों को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख वो शॉक में चली जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। ऊपर से गर्ड्स ये सारी तबाही देखकर घबरा गया था। गॉड हैंड्स कहते हैं जब तक तुम्हारे शरीर पर ये ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस का सिंबल है तब तक ये डीमंस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम इनका खाना हो ताकि हमारे नए गॉड हैंड का जन्म हो सके। तभी गर्ड्स देखता है कि गिरफिथ एक ककून के अंदर है और धीमे धीमे वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन यूबिक कहता है कोई फायदा नहीं, ये इंसानी ताकत से नहीं टूटने वाला। स्लैन कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब उसी की मर्जी से हो रहा है, उसने खुद तुम सबको सैक्रिफाइस किया है। लेकिन गर्ड्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि गिरफिथ ने उन सबको एक झटके में सैक्रिफाइस कर दिया जिन्हें वो अपनी पूरी जिंदगी बचा रहा था। तभी पीछे अंधेरे से और डीमंस निकलकर गर्ड्स पर अटैक करने के लिए आते हैं और गुस्से से भरा गर्ड्स टूटा हुआ चाकू लेकर उन पर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर रिकेट एक्लिप्स तक पहुंच चुका है और उसे वहां दिखता है कि एक बहुत बड़ा सा टॉर्नेडो बन रखा है और उस एक्लिप्स के बाहर जोद और स्कल नाइट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। चैप्टर 80 स्टॉर्म ऑफ डेथ पार्ट 1। रिकेट दूर से देखता है तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये तो जोद है और ये दूसरा बंदा तो वो है जिसने मेरी जान बचाई थी। जोद कहता है तुम हजारों सालों से हमारे खिलाफ हो। स्कल नाइट कहता है तो उन्होंने तुम्हें यहाँ बाहर रखवाली करने के लिए बैठा रखा है। वो कहता है नहीं, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे इंटरेस्ट है तो सिर्फ ताकतवर लोगों से लड़ने का, और मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। और फिर जोद उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। अंदर हम देखते हैं कि खून खराबा अभी भी जारी था। हॉक्स के सिपाही धड़ाधड़ मरे जा रहे थे। कैस्का तो अपने होश में नहीं थी। तभी उस पर एक डीमन अटैक करता है लेकिन पिप्पिन आकर उसे बचा लेता है और फिर जूदो आकर कैस्का को दूर ले जाता है। कैस्का कहती है मुझे छोड़ो जूदो, हमें वापस जाना होगा उन्हें बचाने के लिए। जूदो कहता है अब कोई फायदा नहीं, हम उन्हें नहीं बचा सकते, तुम हमारी जनरल हो, अगर तुम जिंदा रहोगी तो बैंड ऑफ हॉक्स भी जिंदा रहेगा। और फिर वो अपने साथियों को वहाँ मरता छोड़कर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कॉर्कस अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को खाते हुए देख रहा था। वो डर के मारे कुछ कर भी नहीं पा रहा था और फिर वो वहाँ से भागने लगता है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये सब सच है। उसे लग रहा था कि ये कोई बुरा सपना है और बस मुझे इससे जल्दी से जगना है। तभी उसे एक बहुत ही सुंदर नेकेड लड़की दिखती है। वो उसे जाकर गले लगा लेता है लेकिन वो लड़की असल में एक डीमन थी। चैप्टर 81 स्टॉर्म ऑफ डेथ पार्ट 2। जो तो कैस्का को लेकर वहां से निकल रहा होता है लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और हर तरफ से डीमंस उनका पीछा कर रहे थे। उनका वहां से निकलना नामुमकिन ही था। कैस्का सोच रही थी कि ऐसा क्या गुनाह किया है हमने जो हमें ये सजा मिल रही है। फिर वो चिल्लाकर बोलती है क्या तुम यही चाहते थे गिरफिथ। तभी पीछे से एक डीमन आ रहा होता है जिस जूदो नाइफ फेंक कर मार देता है लेकिन तभी साइड से एक मॉन्स्टर आकर उसका हाथ जकड़ लेता है। कैस्का चाकू मार कर उसे मार देती है लेकिन जूदो का हाथ पूरी तरह खत्म हो चुका था। जूदो फिर भी कह रहा होता है मैं ठीक हूँ, चलती रहो। तभी आगे जमीन से एक डीमन निकलकर उनके घोड़े को दबोच कर खा जाता है जिससे वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और एक टेंटिकल्स वाला डीमन उन पर अटैक कर देता है। जूदो सारे हमले अपने ऊपर ले लेता है लेकिन कैस्का को
एक खरोच भी नहीं आने देता और फिर मौका देखकर अपना आखिरी नाइफ उसकी तरफ फेंकता है और इसका फायदा उठाकर कैस्का उसे बीच में से काट देती है। जूतो कहता है अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। कैस्का चिल्लाकर बोलती है तुमने कहा था ना हम दोनों साथ में यहाँ से निकलेंगे, चलो अब उठो। और अब वो उसे जबरदस्ती उठा कर ले जाती है, लेकिन जीतो को पता चल गया था कि उसका समय आ चुका है। उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी और यहाँ हम सबको दिखाया जाता है कि जूतो असल में कैस्का से एक तरफा प्यार करता था और उसकी आंखों में देखते हुए उसके आखिरी शब्द होते हैं मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे लिए रोई। और बस यहीं जूतो मर जाता है। फिर काफी सारे डीमंस आकर कैस्का को घेर लेते हैं। वो चाकू से उन पर अटैक करने की सोचती है, लेकिन वो अपने दांतों से उसे तोड़ देते हैं और फिर उसे चारों ओर से पकड़ लेते हैं। चैप्टर 82 गॉड ऑफ द एबिस पार्ट 1। ऊपर गार्ड्स उन सारे डीमन से पूरी जान से लड़ रहा था। उनके अटैक से घायल होने के बाद भी उसका जज्बा कम नहीं हो रहा था और वह एक एक करके उन सबको मारे जा रहा था। गॉड एंड से देखकर हैरान थे कि एक इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रिफिथ अपने ककून में धीमे धीमे बदल रहा था। गार्ड्स पागल होकर उन सबको मार रहा था। उस वक्त वो भी एक डीमन बन चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभी ग्रिफिथ के दिमाग में क्या चल रहा है। वो कहता है मैं डूब रहा हूँ और डूबता जा रहा हूँ, इस अंधेरे में मेरी बॉडी कहाँ है। और फिर उसे अपने साथियों की मौत दिख रही होती है, लेकिन वो कहता है ये सब देखने के बाद भी मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा, आई फील नथिंग। और तभी डूबते डूबते उसे उस अंधेरे में कुछ दिखता है। तभी पानी की बूंदों की तरह कई सारे बेलित वहाँ से निकलते हैं और उधर उसे एक परछाई सी दिखती है जो असल में गॉड होता है। चैप्टर 83 गॉड ऑफ द एबिस पार्ट 2। अब देखो ये चैप्टर मुझे समझाना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसे बरसक के राइटर केंतारो मियारो ने भी अपनी वॉल्यूम से हटा दिया था, इसलिए तुम्हें इधर गॉड ऑफ द एबिस पार्ट 2 नहीं दिखेगा और इसे द लॉस्ट चैप्टर और बजर्ग भी कहते हैं। मियारो सेंसे का ये कहना था कि इस चैप्टर में बजर्ग के वर्ल्ड के बारे में काफी सारी चीजें बहुत जल्दी रिवील हो गई थी क्योंकि इस चैप्टर में गॉड को दिखाया जाता है। तो देखो अब तुम्हारी मर्जी है, देखना है देखो ये चैप्टर, वरना स्किप करके सीधा चैप्टर 84 पर चले जाओ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैंने तो ये पढ़ लिया है। तो इस चैप्टर में ग्रिफिथ गॉड से मिलता है जो कि एक हर्ट के शेप के होते हैं। ग्रिफिथ उससे पूछता है कि क्या तुम गॉड हो। वो कहता है आई एम द आइडिया ऑफ इवल द डिजायर्ड गॉड। ग्रिफिथ पूछता है ये आपके अंदर से ये वेव्स कैसी निकल रही है। गॉड कहता है ये समुद्र है इंसानों की फीलिंग्स का, उनकी खुशी, उनका दुख, उनका गुस्सा, उनका ईगो, लेकिन जो हर इंसान के अंदर एक डार्कनेस है मैं उसी डार्कनेस से बना हूँ। ग्रिफिथ कहता है तो इसका मतलब है कि इंसानों ने ही आपको बनाया है। वो कहता है हाँ, ऐसी डार्कनेस जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं होती जरूर है, ये पूरी जगह उनकी नेगेटिव फीलिंग से भरी हुई है। ग्रिफिथ कहता है लेकिन आपका जन्म क्यों हुआ, इंसानों ने आपको जन्म क्यों दिया। इंसानों के डिजायर की वजह से उनके हर डिजायर में एक रीजन होता है, रीजन फॉर पेन, रीजन फॉर सैडनेस, रीजन फॉर लाइफ, रीजन फॉर डेथ। और इसी की वजह से मेरा जन्म हुआ। मैं हूँ वो जो उन सब की डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। ग्रिफिथ कहता है इसका मतलब है कि आपने मेरी भी डेस्टिनी को कंट्रोल किया है। वो कहता है हाँ, मैंने वो सारी चीजें ऐसे अरेंज की कि तुम यहाँ तक पहुँच पाओ। ग्रिफिथ पूछता है गॉड आपको मेरे से क्या चाहिए। गॉड कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिले। अपने दिल में झांक कर देखो, मैं तुम्हारा एक पार्ट हूँ और तुम मेरे। योर डिजायर इज माई डिजायर, तुम हो वो चोजन वन, डू एज यू विल। ग्रिफिथ कहता है अच्छा ऐसा है तो आई वॉन्ट विंग्स। और फिर गॉड उसे ट्रांसफॉर्म करने लगता है और हमें दिखता है कि उसके पंख आ रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडियाज के लिंक है, एक बार जाकर चेकआउट जरूर करना, वहां मैं अपडेट्स देता रहता हूँ अपनी नई वीडियो के ऊपर। चैप्टर 84 लाइफ ब्लड। हमें दिखाया जाता है कि गार्ड्स पागलों की तरह उन डीमंस को मार रहा होता है और तभी वो वहां से फिसल जाता है और नीचे जाकर सीधा खून के समुद्र में गिरता है। गार्ड्स ये देखकर हैरान था कि यहाँ इतना खून कैसे है और जब वो आसपास देखता है तो वहाँ उसके साथियों के कंकाल भी पड़े हुए थे। गार्ड्स को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि हजारों सोल्जर्स में से एक भी बंदा नहीं बचा। तभी वो देखता है कि उसका साथी गैस्टन वहाँ आता है। वो जाकर उसे पकड़ता है। गैस्टन कहता है कैप्टन ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। गार्ड्स कहता है फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तभी गैस्टन का सर एकदम से फट जाता है और उसके अंदर से एक डीमन निकलता है। गार्ड्स उसे मार पाता उससे पहले ही वो वहां से भाग जाता है। फिर गार्ड्स को ऊपर एक बंदा खड़ा दिखता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो तो पिपिन है। चैप्टर 85 क्विकनिंग। अब जैसे ही गार्ड्स उसके पास पहुंचता है
पिपिन की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके पीछे एक डीमन खड़ा था। फिर वो गार्ड्स पर अटैक करता है। वो देखता है कि हर तरफ डीमंस थे और हर एक डीमन के पास उसके साथियों की डेड बॉडीज थी। ये देखकर गार्ड्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन फिर वो नोटिस करता है एक डीमन ने नेकेड कैस्का को पकड़ रखा होता है और ये देखकर गार्ड्स बजर्क हो जाता है और तलवार उठाकर उन सबको काटना चालू करता है। उस डीमन के सर पर एक नुकीली चीज थी जिसे वो कैस्का के होल में डालने वाला होता है। गार्ड्स और तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी एक डीमन उसका उल्टा हाथ अपने मुंह में फंसा लेता है और तभी ऊपर कुछ होता है और सारे डीमंस ऊपर देखने लगते हैं। चैप्टर 86 बर्थ। वो सारे डीमंस चिल्लाने लगते हैं, द फिफ्थ वन इज कमिंग। उनका जन्म होने वाला है। और फिर वॉइड कहता है, सारे गॉड एंड स्वागत कीजिए हमारे नए मेंबर का, द विंग्स ऑफ डार्कनेस फेम्टो। और फिर ग्रिफिथ एक गॉड एंड बनकर उसका खून से बाहर निकलता है और फिर वो अपने पंख फैलाकर सीधा गार्ड्स के पास आता है। और अब ग्रिफिथ नहीं था। फिर वो डीमन को ऑर्डर देकर कैस्का को अपनी बाहों में लाता है और फिर वो उसके दबाने लगता है। I mean, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। गार्ड्स को ये देखकर गुस्सा आ रही थी और ग्रिफिथ इतना हरामी था, वो साला गार्ड्स की सिर्फ आंखों में ही देख रहा था। और फिर वो यही नहीं रुकता, पूरा ऑल आउट जाता है और उसका करना चालू करता है। ये तो सैक्रिफाइस करने से भी ज्यादा बुरा था। गार्ड्स ये देखकर भौंकला जाता है। उस डीमन के मुंह में तलवार मारने से उसकी तलवार टूट जाती है और इसके बाद उस पे कोई चारा नहीं था। अब वो अपना हाथ ही काटने लगता है और दूसरी तरफ ये देखकर भी ग्रिफिथ रुक नहीं रहा था और फिर गार्ड्स अपना हाथ अलग कर पागलों की तरह उसकी तरफ बढ़ता है। चैप्टर 87 आफ्टर ग्लो ऑफ द राइट आई। उसके बाद ग्रिफिथ के ऑर्डर पर बाकी के डीमंस उसके पास पहुंचने से पहले ही गार्ड्स को पकड़कर दबोच लेते हैं और फिर जबरदस्ती उसे ये सब दिखाते हैं। ये करते हुए ग्रिफिथ पूरे टाइम बस गार्ड्स को ही घूरे जा रहा था। यहाँ ग्रिफिथ गार्ड्स को उसकी औकात दिखा रहा था कि मेरे सामने तू कुछ भी नहीं। मैंने कहा था ना कि ग्रिफिथ के साथ जो भी हुआ वो सब का जिम्मेदार गार्ड्स को ही मान रहा था और ये सब करके वो अपना गुस्सा उतार रहा था। कैस्का रोते हुए गार्ड्स को कहती है, तुम ये सब मत देखो प्लीज। और गार्ड्स के भी आंसू निकल रहे थे। फिर वो डीमन उसकी राइट आई कुचल देता है और फिर आखिरकार इतनी देर के बाद ग्रिफिथ कैस्का को छोड़ देता है। डीमन बनने के बाद अलग ही स्टेमिना आ गया था भाई उसमें। तभी ऊपर एक्लिप्स का जो सूरज होता है उसमें क्रैक आ जाता है और फिर एंट्री होती है स्कल नाइट की। वो सीधा वॉइड पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने सर के ऊपर एक पोर्टल खोल देता है जिसमें उसकी तलवार घुसती है और उसकी टिप रिफ्लेक्ट होकर उसी पर अटैक करती है। वो रिफ्लेक्ट पोर्टल जैसा था, यानी कि तुमने कोई चीज ऐसे घुसेड़ी तो वो ऐसे निकल रही है। ये लाइन थोड़ी गलत नहीं हो गई? चैप्टर 88 एस्केप। फिर स्कल नाइट वॉइड को छोड़कर नीचे की तरफ आता है। बाकी के डीमंस उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन वो एक ही झटके में उनके टुकड़े कर देता है। वो सीधा फेम्टो की तरफ बढ़ रहा था। फेम्टो अपने हाथ से उन डीमंस के साथ उसे भी पिचकाने की सोचता है, लेकिन वो उसे डॉज कर देता है और कैस्का और गार्ड्स को लेकर वहां से निकल जाता है। ग्रिफिथ दोबारा अपनी ताकत से उन्हें कुचलने की सोचता है, लेकिन तब तक वो बाहर निकल जाते हैं। यूबे कहता है, इंटरेस्टिंग, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्लैन कहती है, हम गॉड थोड़ी ना है जो हमें सब पता हो कि क्या होने वाला है, लेकिन चाहे जो भी हुआ हो, फिफ्थ एंजल ने जन्म ले लिया है और अब वो वक्त आएगा जब पूरी दुनिया पर हर जगह अंधेरा छाएगा। हर तरफ सिर्फ खौफ और बुराई। द एज ऑफ डार्कनेस इज हियर। तभी हम देखते हैं कि बाहर जॉद अपने कटे हुए हाथ को जोड़ रहा होता है। पीछे बैठा हुआ रिकेट कहता है, क्या बात है, वो स्कल नाइट तो कमाल का है। मैंने सोचा नहीं था कि कोई जॉद को भी टक्कर दे सकता है। इस बैटल में ये जॉद से भी बेहतर लड़ा। और तभी स्कल नाइट उस टॉर्नेडो से बाहर निकलता है और रिकेट के पास गट्स और कैस्का को दे देता है। वो कहता है, टाइम नहीं है, जल्दी इनके घाव का इलाज करो। रिकेट को रियलाइज होता है कि उसके पास थोड़ा फेरी डस्ट था जो वो उनके शरीर पर लगाने लगता है। तभी पीछे जॉद आ जाता है और कहता है, अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। और तभी वो वहां गार्ड्स को पड़े हुए देखकर चौंक जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ये बंदा एक्लिप्स सर्वाइव कर गया। वो कहता है, ठीक है, इस बंदे के लक के लिए आज हम हमारी लड़ाई को यहीं रोक देते हैं। जॉद कहता है, अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले ये टॉर्नेडो गायब हो और वो सब तुम्हारे पीछे आए। फिर स्कल नाइट उन्हें अपने घोड़े पर बिठा लेता है। रिकेट कहता है, बाकी के हॉक्स के मेंबर्स कहाँ हैं? वो कहता है, कोई भी नहीं बचा। रिकेट ये सुनकर हैरान हो जाता है और फिर वो वहां से चले जाते हैं। वहां खड़ा जॉद बोलता है, चलो देखते हैं तुम एक इंसान कैसे सरवाइव करोगे उन मुर्दों की आर्मी से, ब्रांडेड स्वॉर्ड्समैन। और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है और मैं सोच रहा हूँ कि अब
हमने एक्लिप्स तक अब पूरा कवर कर ही लिया है, तो अब थोड़ा बजर्क से ब्रेक लिया जाए और कोई और मांगा शुरू की जाए। क्या सुझाव है कमेंट कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।